जय हिंद दोस्तों। कल्पाक्ष आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने मध्य प्रदेश का एक इंट्रोडक्शन लिया था जिसमें हमने डिवीजन और मुख्य रूप से डिस्ट्रिक्ट से बात की थी, जिले और संभाग देखे थे। हमने 55 जिले जो 10 संभाग के अंतर्गत आते हैं उसकी चर्चा की थी। इस क्लास में जब हमने लास्ट बार चर्चा की थी तो हमने ये भी बात की थी कि हम नेक्स्ट क्लास में जब इन्हीं जिलों की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से ये जिले जो हैं वो अन्य राज्यों से लगते हैं। ठीक है। और हमने जो दूसरी बात की थी कि ये जो जिले हैं वो हमें बहुत कुछ बताएंगे, जैसे कर्क रेखा जो है वो किन किन जिलों से होकर गुजरती है, और उत्तर प्रदेश से लगने वाले कौन कौन से जिले हैं, या महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़ से कौन कौन से जिले लगते हैं। आज हम इस टॉपिक को यहां पर कवर करेंगे। आप यकीन मानिएगा, मैं आपको बार बार इस बात को बोल रहा हूं, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए या एक बार ही फोकस करके अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है। आपके जिले के कॉन्सेप्ट, संभाग के कॉन्सेप्ट लाइफ में कभी भी, मतलब आज से 10-15 साल बाद, वहां तक की आपको जरूरत भी नहीं है। ठीक है। आई होप जो भी नेक्स्ट एग्जाम है वो जब आप दें और इतनी आपकी तैयारी हो कि आराम से उस एग्जाम में आप टॉप तक कर सके। ठीक है। तो हम इतनी तैयारी के साथ चलेंगे, लेकिन एक बार अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आप लाइफ में कभी भी जो है इन जिलों या संभागों को लेकर या जो अन्य जानकारी हम आपके साथ साझा करने वाले हैं वो कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है। मध्य प्रदेश को लेकर अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश की स्थिति को लेकर हमने बात की थी। ठीक है। अगर हम ये देखें तो भारत देश में जो मध्य प्रदेश की स्थिति है वो अगर हम देखें तो ये मध्य में आती है। साथ में अगर हम देखें तो कौन कौन से जो राज्य हैं वो मध्य प्रदेश राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, तो हमने ये देखा था कि उत्तर पूर्व में एक राज्य लगता है उत्तर प्रदेश। उसके अलावा हमने देखा था उत्तर पश्चिम में जो राज्य है वो राजस्थान लगता है। अगर हम पश्चिम की बात करें तो गुजरात, दक्षिण की बात करें तो महाराष्ट्र, और अगर पूर्व और पूर्व दक्षिण की बात करें तो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य लगता है। मध्य प्रदेश का जो गठन है वो मूल रूप से 1 नवंबर 1956 में हुआ था, जो रीऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाना जाता है या पुनर्गठन के रूप में जाना जाता है। और यही पुनर्गठन जो है वो दोबारा सन 2000 में हुआ था, जिस वक्त छत्तीसगढ़ राज्य को जो है वो मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया था। तो अभी वर्तमान स्थिति ये है कि वर्तमान स्थिति में 5 राज्य जो है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जब 1956 में गठन हुआ था तो 1956 के समय पर कौन कौन से ऐसे राज्य थे जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते थे, तो यहां पर हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि अगर हम ये मान लें कि छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश में उस समय शामिल था, तो हम ये देखेंगे कि अब अगर इस प्रकार की जो सीमा है वो मध्य प्रदेश की रही होगी, और जब मध्य प्रदेश की ये सीमा रही होगी तो हम इसके आधार पर देखें कि कौन कौन से राज्य। ठीक है। आज वर्तमान स्थिति 5 राज्यों की है, पर अगर हम बात करें कि जब छत्तीसगढ़ का गठन नहीं हुआ था और छत्तीसगढ़ जो है वो मध्य प्रदेश में ही शामिल था, तब कौन कौन से राज्य जो है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते थे। तो इसमें अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश जो है वो उस समय भी क्या कर रहा था, सीमा साझा कर रहा था। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो राजस्थान की भी जो सीमा साझा होती थी वो मध्य प्रदेश से होती थी। बाद में हम ये देखते हैं, हम ये 2000 के पहले देख रहे हैं। ठीक है। सन 2000 के पहले की चर्चा कर रहे हैं जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ है। ठीक है। 1956 के समय पर हम देखें तो उस समय पर महाराष्ट्र और गुजरात एक ही राज्य के रूप में थे, बंबई राज्य के रूप में जाना जाता था। बाद में हम देखते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात के रूप में इसका विभाजन हुआ, तो गुजरात और महाराष्ट्र बने। तो गुजरात सीमा साझा करता था और महाराष्ट्र, तो हमने 4 देखे। एक हमने देखा क्या, यहां पर यूपी, उत्तर प्रदेश, दूसरे राज्य की बात करें तो राजस्थान, तीसरे की बात करें तो गुजरात राज्य, और चौथे की बात करें तो महाराष्ट्र लगता था। उसके पश्चात अगर हम देखें तो यहां पर आप देखोगे जो छत्तीसगढ़ की सीमा है वो तेलंगाना से लग रही है, पर तेलंगाना बना था 2014 में। तो 2014 के पहले अगर स्थिति देखें तो ये यहां पर क्या था, आंध्र प्रदेश के रूप में जाना जाता था। तो जो 5वां राज्य जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता था वो कौन सा हुआ, वो कहलाया आंध्र प्रदेश। इसके अलावा देखें तो यहां पर अगर आप देखोगे तो उड़ीसा जो है वो यहां पर राज्य जो है वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता था। अब इसके पश्चात आते हैं हम यहां पर, तो आप ये देख रहे हो कि जो सीमा है वो झारखंड से लग रही है।
पर अगर हम बात करें तो झारखंड का जो गठन है वो छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात हुआ। झारखंड भारत का 28वां राज्य था जो कि बना था मुख्य रूप से 15 नवंबर 2000 में। 2000 में 3 राज्य बनाए गए थे, एक छत्तीसगढ़ था, 1 नवंबर को बना। उसके बाद उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर, और तीसरा बना था झारखंड। तो जब छत्तीसगढ़ पहले ही अलग हो चुका था तो उसके पहले अपन देखते हैं कि झारखंड नहीं, ये पूर्ण रूप से बिहार माना जाता था। तो हम ये देखें जो अगला राज्य लग रहा था वो कौन सा था, तो वो था बिहार। तो जब छत्तीसगढ़ का गठन नहीं हुआ था या छत्तीसगढ़ का विभाजन जो है वो मध्य प्रदेश से नहीं हुआ था, उस समय पर 7 राज्य जो है वो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते थे। तो हमने 2 पॉइंट देखे कि विभाजन के पूर्व जो है वो यहां पर 7 राज्य जो है वो सीमा साझा करते थे, और विभाजन के पश्चात अगर अपन बात करें तो इस समय स्थिति जो है वो 5 राज्यों की हमें दिखाई देती है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और अब छत्तीसगढ़। तो 7 और 5, तो ये हम गठन के पूर्व देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ के गठन के पूर्व, और ये छत्तीसगढ़ गठन के पश्चात की बात करें तो हमने क्या देखा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो पहले हमने आज देखे कि पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट में आ जाएंगे कि मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले जो हैं वो विभिन्न राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। हमने लास्ट क्लास में जो है वो चर्चा की थी मध्य प्रदेश के जिलों की और मध्य प्रदेश के जिलों की लोकेशन की, और उसी के आधार पर आज हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश का फिर से एक ब्लैंक डायग्राम लेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से जिले जो हैं वो अलग अलग राज्यों से सीमा साझा करते हैं। जैसे हम यहां पर देख ले कि ये जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य है, और यहां पर हम ये देखते हैं कि राजस्थान है। तो राजस्थान उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है और मध्य प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। दूसरा हमने देखा कि इस स्थान पर जो है राजस्थान की सीमा खत्म हो जाती है और यहां से गुजरात की सीमा शुरू हो जाती है। साथ में हम ये देखें तो दक्षिण में महाराष्ट्र की बात करेंगे, यहां से क्या होगा, गुजरात और साथ में महाराष्ट्र लगेगा, यहां से महाराष्ट्र की सीमा शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम यहां पर बात करें तो यहां से महाराष्ट्र की सीमा समाप्त होगी और छत्तीसगढ़ राज्य लगता है। हम शॉर्ट लिखेंगे, हमें सिर्फ समझना है चीजों को, ठीक है। तो हम शॉर्ट में वर्ड लिख रहे हैं, हमें डाटा पता होना चाहिए। डाटा को हमें किस प्रकार से लिखना है वो ज्यादा मायने नहीं रखता, मैटर ये करता है कि हमें चीजें याद हो, ठीक है। तो दूसरा अगर हम यहां पर देखें, ठीक है, तो हम यहां पर देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के पश्चात जो है वो यूपी जो है वो फिर से सीमा लगना शुरू हो जाती है। तो हम ये देखें तो यहां पर कुछ पॉइंट्स बन रहे हैं, उन पॉइंट्स पर जो जो जिले आएंगे वो जिले जो हैं 2 राज्यों में कॉमन भी होंगे। जैसे हम अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में एक जो जिला हमने चंबल में देखा था और चंबल संभाग में हमने देखा था मुरैना, तो ये जो मुरैना है वो उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है और राजस्थान के साथ भी सीमा साझा करता है। अब हम जितनी भी बाउंड्री में हमने सारे सीमाओं में जिले देखे थे वो जिले लिखेंगे। लास्ट क्लास जो हमने ली थी, उस अगर जो भी इस वीडियो को देख रहा है या इस लेक्चर को देख रहा है, मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उस पिछले लेक्चर को देखें, ठीक है। और उस लेक्चर में जो है वो आपको जिले बताए गए हैं, उन जिलों को हमने एक बहुत अच्छे लेवल पर कवर किया है। संभागों को क्रोनोलॉजी में ध्यान रखते हुए हम चले हैं और सारे जिलों को लोकेट किया है, और उन्हीं जिलों के आधार पर आज जो है हम यहाँ पर पड़ोसी राज्यों से लगने वाले जिले देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने वो देख लिया तो उसके पश्चात आपको ऑटोमेटिक जो है वो जिले याद आ जाएंगे कि कौन कौन से ऐसे जो जिले हैं वो यूपी से लग रहे हैं या राजस्थान से लग रहे हैं या गुजरात, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़ से लग रहे हैं। तो हमने पहला देखा कि जो यूपी से हम अब आज जो है हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या यूपी से लगने वाले कौन कौन से जिले हैं। तो मुरैना के बगल में हमने एक जिला देखा था और उस जिले का नाम क्या था, भिंड। और ये जो भिंड है वो भी किससे सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है। उसके बाद हमने देखा था इधर साइड पर श्योपुर आ जाएगा, और भिंड के नीचे हमने ग्वालियर संभाग में देखा था दतिया, ठीक है। उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिले जो हैं वो कितने हैं, टोटल 14 जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश से लगते हैं। मध्य प्रदेश के 14 जिले जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। उनमें हमने देख रहे हैं कौन कौन सा, मुरैना हो गया, भिंड हो गया, उसके बाद दतिया हो गया, इसके पश्चात अगर अपन आए तो शिवपुरी,
जो है वो यहाँ पर सीमा साझा करता है। शिवपुरी के बाद देखें तो हमने एक चंदेरी देखा था, और चंदेरी जो है वो कहां पर आता है, अशोकनगर में। तो अशोकनगर जो है वो जिला साझा करता है किसके साथ सीमा, यूपी के साथ। ठीक है, हमने चंबल संभाग में देखा था मुरैना भिंड, उसके बाद अगर ग्वालियर संभाग में हमने देखा था दतिया, इधर पे ग्वालियर, शिवपुरी एक तरफ अशोकनगर एक तरफ गुना। तो गुना जो है वो राजस्थान के साथ सीमा साझा करेगा और अशोकनगर जो है वो यूपी के साथ सीमा साझा करता है। इसके पश्चात हमने देखा था कि भोपाल तो बीच में आ गया था, तो यहां से एक हमने नया संभाग देखा था सागर, और सागर संभाग के लगभग हम बात करें तो दमोह को छोड़कर सभी जिले जो है वो यूपी से सीमा साझा करते हैं। तो सागर के बगल में हमने देखा था दमोह, तो दमोह जो है वो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो सागर के पश्चात अगर हम देखें तो हमने देखा था दूसरा जो है वो कौन सा है, छतरपुर। छतरपुर के बाद हमने देखा था टीकमगढ़। टीकमगढ़ के अलावा हमने यहां पर चर्चा की थी निवाड़ी, जहां पर ओरछा आता है, और ये वही जिला है जहां पर पूरे देश में हम देखते हैं कि ओरछा जो स्थान है वहां पर राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, बुंदेलखंड में जब हम बात करेंगे, बुंदेला रियासत की चर्चा करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि किस प्रकार जो है वो गणेश कुंवरी द्वारा जो है यहाँ पर राम जी को बस यहाँ पर स्थापित किया गया था, अयोध्या से मूर्ति लाई गई थी, और उसके बाद हम ये देखते हैं कि राम राजा मंदिर बना और आज भी यहाँ पर राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। तो हमने देखा सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, और उसके बाद हमने देखा था डायमंड सिटी पन्ना। तो सागर संभाग के 5 जो जिले हैं वो सीधे सीधे यूपी से, उत्तर प्रदेश से जो है वो सीमा साझा करते हैं। पन्ना के बाद हमने देखा था रीवा संभाग, और रीवा संभाग में हमने जो जिले देखे थे उसमें एक आता है सतना, फिर हमने देखा था रीवा, उसके बाद हमने देखा था मऊगंज, और इसके पश्चात हमने देखा था सिंगरौली। उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिले कौन कौन से हैं, एक तरफ से अगर आप देखेंगे तो मेरे साथ बोलते जाइएगा। ठीक है, मुरैना, मुरैना के पश्चात भिंड, भिंड के पश्चात दतिया, दतिया के पश्चात शिवपुरी, शिवपुरी के बाद अशोकनगर, अशोकनगर के बाद अगर देखें तो सागर, सागर के बाद अगर देखें तो यहां पर छतरपुर, टीकमगढ़, नेवाड़ी, फिर छतरपुर फिर से आ जाता है, पूरा यहां से यहां तक फैला हुआ है, फिर पन्ना, सतना, रीवा, फिर रीवा के बाद मऊगंज जो नया जिला बना अगस्त 2023 में, और सिंगरौली। तो यहां पर 14 जिले हैं अगर हम देखें तो, सिंगरौली, मऊगंज, रीवा, सतना 4, फिर उसके बाद हमने देखा 5, 9 के बाद ये 2 क्या हो गए हमारे 9, और ये 5 हो गए मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी और अशोकनगर 5। तो 9, 5, 14 जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश से लगते हैं। मऊगंज का जब तक गठन नहीं हुआ था तब तक यूपी से 13 जिले लगते थे, अब जो है वो 14 जिले जो है यूपी के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के 14 जिले सीमा साझा करते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर इधर से देखें तो सिंगरौली, सिंगरौली के ऊपर मऊगंज, मऊगंज के बगल में रीवा, रीवा के बगल में सतना, फिर पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, नेवाड़ी, फिर इधर आ जाएंगे तो सागर, उसके बाद हमने देखा था अशोकनगर ऊपर की ओर, अशोकनगर के ऊपर शिवपुरी, फिर दतिया, फिर भिंड, और फिर मुरैना जिला जो है वो यहां पर उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अब अगर अपन बात करें तो यहां पर जो सिंगरौली है वो उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है, और यहां पर छत्तीसगढ़ के साथ भी सीमा साझा करता है। तो हम ये देखेंगे कि छत्तीसगढ़ से कौन कौन से जिले हैं, जो मध्य प्रदेश के जिले जो है वो छत्तीसगढ़ से लगते हैं। तो उसमें जो पहला जिला है वो कौन सा है, सिंगरौली। सिंगरौली के बगल में हमने रीवा संभाग में एक जिला देखा था सीधी, सीधी जो है वो यहां पर छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है, यूपी के साथ नहीं करता है। उसकी सीमा जो है वो मऊगंज तक गई है यहां पर, लेकिन वो यूपी से टच नहीं होती है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि जहां पर कुछ बुकों में जो है कई बार सीधी को भी दर्शाया गया है कि सीधी जो है वो यहाँ पर सीमा साझा करता है यूपी के साथ, तो बिल्कुल नहीं करता है। सीधी जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। तो सिंगरौली, सीधी, सीधी के पश्चात हमने यहाँ पर एक जिला देखा था शहडोल संभाग में, तो वो कौन सा है, शहडोल जिला ही है। शहडोल के पश्चात शहडोल संभाग का एक और जिला है अनूपपुर, तो अनूपपुर भी जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। अनूपपुर के पश्चात हमने इसके नीचे देखा था जबलपुर संभाग में डिंडोरी, डिंडोरी के बाद मंडला, और मंडला के पश्चात देखें तो यहां पर एक जिला आता है बालाघाट।
तो छत्तीसगढ़ से 7 जिले जो हैं वो लगते हैं मध्य प्रदेश के। कौन कौन से? ठीक है, तो यहां से देखेंगे सिंगरौली, सिंगरौली के बाद सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। इधर से देखें तो यहां से भी जाएंगे बालाघाट, बालाघाट के ऊपर मंडला, मंडला के ऊपर डिंडोरी, ये जबलपुर संभाग के 3 जिले हो गए। उसके पश्चात देखें तो शहडोल संभाग के 2 जिले, अनूपपुर और यहां पर शहडोल। उमरिया जो है वो आंतरिक जिला है, वो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है, अनूपपुर, शहडोल, उसके बाद सीधी सिंगरौली। ठीक है, सिंगरौली एक बार रिपीट करते जाइएगा, सिंगरौली, सिंगरौली के बाद सीधी, सीधी के बाद शहडोल, शहडोल के पश्चात हमने देखा था अनूपपुर, अनूपपुर के पश्चात डिंडोरी, डिंडोरी के पश्चात मंडला और मंडला के पश्चात बालाघाट। ये 7 जिले जो हैं वो छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करते हैं। अब इसके पश्चात अगर अपन देखें तो महाराष्ट्र की बात करेंगे, और जैसे कि हमने सिंगरौली की बात की थी कि सिंगरौली या मुरैना ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, इसी प्रकार अगर हम बात करें तो बालाघाट जो जिला है ये भी छत्तीसगढ़ के साथ साथ महाराष्ट्र के साथ भी सीमा साझा करता है। तो बालाघाट जो है वो एक और जिला हो गया जो 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एक छत्तीसगढ़ और दूसरा यहां पर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। बालाघाट के बगल में हमने देखा था शिवनी, याद करिएगा अगर आप, हमने देखा था बालाघाट जो है वहां पर मुख्य रूप से मैग्नीज की खदानें हैं, और उसके अलावा बालाघाट जो है वो तांबा के लिए अधिक जाना जाता है। वहां पर मलाजखंड की खदान है जो मुख्य रूप से पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अगर हम देखें तो भारत में जितना तांबा हो रहा है उसका लगभग 50% से अधिक जो उत्पादन होता है वो बालाघाट में होता है, और बालाघाट में भी मलाजखंड में होता है। ठीक है, तो बालाघाट जो है वो तांबा नगरी के रूप में भी जाना जाता है। शिवनी को हमने देखा था रेशम उत्पादन के लिए अधिक जाना जाता है। शिवनी के पश्चात अगर हम देखें तो यहां पर हमने एक जिला देखा था छिंदवाड़ा, वो भी क्या करता है, यहां पर महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है। छिंदवाड़ा से हमने देखा था एक नया जिला बना था पांडुरना, तो पांडुरना की भी जो सीमा साझा होती है वो किसके साथ होती है, यहां पर महाराष्ट्र के साथ। बालाघाट, शिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुरना। पांडुरना के बाद अगर देखें तो कौन सा जिला आता है, तो बैतूल। हमने नर्मदापुरम संभाग की बात की थी, और नर्मदापुरम संभाग में 3 जिले देखे थे, नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल। बैतूल जो है वो महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है। बैतूल के पश्चात अगर हम देखें तो बैतूल के बगल में आता है यहां पर खंडवा। हमने देखा था इंदौर संभाग में खंडवा। खंडवा के अलावा हमने चर्चा की थी किसकी, बुरहानपुर जो है वो मुख्य रूप से आज के समय पर प्रसिद्ध है, हर घर जल के लिए जो पहला जिला है जिसने 100% यहाँ पर क्या है, टैप सिस्टम जो है हर घर में नल लगाया है, तो बुरहानपुर जिले की बात अगर देखें। उसके अलावा अगर यहाँ पर देखें तो एक जो मिर्ची उत्पादन के लिए अधिक जाना जाता है, ठीक है, खरगोन। यहाँ पर मुख्य रूप से खरगोन और खंडवा को सफेद सोने का जिला भी बोला जाता है, क्योंकि कपास उत्पादन में खंडवा और खरगोन जाने जाते हैं। उसके अलावा अगर वैसे देखें तो लगभग कपास का जितना उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है उसका अकेला जो है वो खरगोन 28% उत्पादन करता है, 28 से 29%। जो लास्ट रिपोर्ट है 2022-23 की उत्पादन को लेकर बात करें तो कपास जो है वो खरगोन में सर्वाधिक हुआ है, लगभग 28.34% के आसपास जो है वो यहाँ पर कपास का उत्पादन जो है वो सिर्फ अकेले खरगोन जिले से हुआ है। खरगोन के पश्चात अगर देखें तो खरगोन के पश्चात आता है बड़वानी। बड़वानी के पश्चात हमने देखा था कि यहां पर एक जिला लगता है अलीराजपुर। अलीराजपुर। तो मुख्य रूप से अगर अपन बात करें तो महाराष्ट्र से जो है वो मध्य प्रदेश के 10 जिले जो है वो अपनी सीमा साझा करते हैं। उसमें हमने देखा क्या, बालाघाट जो कि छत्तीसगढ़ से भी लगता है और महाराष्ट्र से भी सीमा साझा करता है। बालाघाट के पश्चात हमने देखा शिवनी। शिवनी के पश्चात अगर बात करें तो छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से ही अलग हुआ है पांडुरना। पांडुरना जिला जो है वो भी महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो पांडुरना के पश्चात बैतूल। बैतूल के पश्चात हमने देखा क्या, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर। ठीक है, ये 10 जिले हैं। अगर हम देखें तो 1 2 3 4 ये हो गए, 4 2 6 और यहां पर 4 ये हो गए। तो 10 जिले जो है वो महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करते हैं। अब यहां पर जो अलीराजपुर है, यहां पर जो अलीराजपुर है
ये भी क्या है, यहां पर सीमा किसके साथ साझा करता है, तो अलीराजपुर महाराष्ट्र के साथ भी सीमा साझा करता है, साथ में गुजरात के साथ भी जो है इसकी सीमा साझा होती है। तो अलीराजपुर जो है वो झाबुआ जिले से अलग हुआ था, तो झाबुआ से अलग हुआ था, तो झाबुआ भी जो है वो किसके साथ, गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। तो गुजरात के साथ जो है वो यहां पर कितने जिले लगते हैं, तो सिर्फ 2 जिले लगते हैं। एक हो गया क्या, यहां पर अलीराजपुर, और दूसरा कौन सा जिला हो गया, झाबुआ। ठीक है, तो 2 जिले कौन कौन से, अलीराजपुर और झाबुआ। नेक्स्ट अपन बात करें यहां पर, तो राजस्थान की यहां से सीमा शुरू हो जाती है, और राजस्थान की अगर सीमा शुरू हो जाती है तो हम ये देखेंगे कि राजस्थान से कौन कौन से ऐसे जिले जो हैं वो लगते हैं। तो जिस प्रकार झाबुआ गुजरात से लगता है, इस झाबुआ की सीमा जो है वो यहां पर किससे लगती है, यहां पर राजस्थान से भी लगती है। तो झाबुआ के ऊपर हमने एक जिला देखा था उज्जैन संभाग का, कौन सा, जहां की हमने देखी थी कि रतलामी सेव फेमस है, तो रतलाम के बाद अगर देखें तो मंदसौर के पश्चात देखें तो हमने ऊपर की ओर देखा था, जो दूसरा हाथ है वो नीमच के पश्चात अगर यहां पर बात करें तो आगर मालवा जो है वो यहां पर सीमा साझा करता है। कई बार इसको आगर भी बोल दिया जाता है। ठीक है, मालवा में जो आगर है, आगर मालवा के रूप में जाना जाता है। इसके पश्चात अगर देखें तो राजगढ़ भोपाल संभाग का एकमात्र जिला जो है वो यहां पर अन्य राज्य के साथ सीमा साझा करता है, और वो कौन सा है, राजगढ़ के बाद हमने देखा था कि ग्वालियर संभाग में हमने एक जिला देखा था कि शिवपुरी के एक तरफ गुना लगता है और दूसरी तरफ अशोकनगर लगता है। तो अशोकनगर यूपी के साथ सीमा साझा करता है, जबकि जो गुना है वो यहां पर राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। शिवपुरी जो है वो यूपी के साथ भी सीमा साझा करता है, साथ में राजस्थान के साथ भी सीमा साझा करता है। शिवपुरी के बाद अगर बात करें तो एक जो हमारा जिला है वो कौन सा है, श्योपुर, और श्योपुर के बाद हमने देखा मुरैना। तो राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान से भी जो राज्य है, जिले हैं वो कितने, 10 जिले जो हैं वो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, देखेंगे कहां से, यहां से देखते हैं, मुरैना के बाद श्योपुर के बाद शिवपुरी के बाद गुना के पश्चात राजगढ़ के बगल में आगर मालवा, मंदसौर, नीमच, फिर मंदसौर आएंगे तो रतलाम और झाबुआ। ये 4, 2, 6 और ये 4 हो गए 10। तो 2 ऐसे राज्य हैं जिनके साथ मध्य प्रदेश के 10-10 जिले लगते हैं, राजस्थान और महाराष्ट्र। राजस्थान से 10 जिले लगते हैं, ऐसे ही महाराष्ट्र से, पहले महाराष्ट्र से भी 9 जिले लगते थे, लेकिन जब पांडुरंगा का गठन हुआ तो उसके पश्चात यहां पर भी 10 जिले हो गए। तो राजस्थान और महाराष्ट्र से 10-10 जिले लगते हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये बहुत एक सिंपल सा कि 10-10 इसको याद कर लो, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ से 7, गुजरात से 2, तो 7 दूनी 14। ठीक है, तो सारे जो नंबर्स हैं वो इस प्रकार से बने हुए कि छत्तीसगढ़ से 7, गुजरात से 2, और यहां पर उत्तर प्रदेश से जो है वो 14 जिले लगते हैं। अब बात आती है कि सर्वाधिक जिले किस राज्य से लगते हैं, तो उसका जो आंसर हो क्या आ जाएगा, यूपी। फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा क्या कि सबसे कम जिले किस राज्य की से सीमा साझा करते हैं, तो वो गुजरात से हो गया। दूसरा सवाल आ सकता है कि यहां पर जिलों की संख्या तो ज्यादा है, यूपी से लगने वाले जिलों की संख्या तो ज्यादा है, लेकिन हम एक बात करें कि राजस्थान से जो ये सीमा लगती है, ठीक है, अब सर्वाधिक लंबी सीमा कहां से है, सर्वाधिक लंबी सीमा जो है वो साझा, जिलों की बात नहीं आएगी, ये जो दूरी है, ये जो सीमा है वो सर्वाधिक लंबी कहां पर है। ठीक है, तो उसके लिए जो आंसर है वो जिलों के आधार पर, तो पहले हमने देखा था क्या, यूपी है, लेकिन अगर हम किसके आधार पर बात करेंगे, इस सीमा की बात करेंगे, तो जो सर्वाधिक लंबी सीमा है वो किसके साथ साझा की जाती है मध्य प्रदेश की, राजस्थान के साथ। तो सर्वाधिक लंबी सीमा जो है वो राजस्थान के साथ लगती है, जबकि सर्वाधिक जिले जो हैं वो किसके साथ सीमा साझा करते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। दूसरा, सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है, गुजरात के साथ लगती है, और सबसे कम जिले भी किसमें है, गुजरात में है। तो ये हमारे जिले हो गए जो किससे, अलग अलग राज्यों से सीमा साझा करते हैं। अब इसमें कुछ ऐसे जिले जो हैं वो एक से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं, और ऐसे कितने जिले हैं, तो अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर मैंने इसे राउंड कर दिया है। एक हो गया बालाघाट जो यहां पर महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ लगता है, दूसरा सिंगरौली है, हो गया,
ठीक है, तीसरा देखें तो मुरैना, चौथा शिवपुरी और फिर उसके बाद झाबुआ और अलीराजपुर। तो हमने ये देखा कि 6 ऐसे जिले हैं, 6 ऐसे जिले हैं जो यहां पर एक से अधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करते हैं। एक हमने देखा सबसे ऊपर मुरैना, मुरैना जो है वो राजस्थान और यूपी के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा हमने देखा कौन सा, तो दूसरा अगर अपन बात करें, ठीक है, यहीं पर सारी चीजें काउंट करेंगे, मुरैना के बाद नीचे ही आ जाओ उसकी गर्दन में शिवपुरी। शिवपुरी जो है ये भी राजस्थान और यूपी के साथ सीमा साझा करता है। तो राजस्थान और यूपी के साथ सीमा साझा करने वाले एक साथ 2 जिले हैं। उसके पश्चात हमने देखा तो इधर की ओर आएंगे, पूर्व की ओर जाएंगे तो हमें एक जिला मिला था कौन सा, सिंगरौली। तो जो सिंगरौली है डिस्ट्रिक्ट है वो यहां पर किसके साथ, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है। चौथा हमने देखा था सिंगरौली के बाद नीचे की ओर आओगे तो दक्षिण पूर्व में बालाघाट। ये जो बालाघाट है वो किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, तो छत्तीसगढ़, और उसके बाद कौन सा राज्य लग जाता है दक्षिण में, महाराष्ट्र। पांचवा जिला कौन सा देखा, तो पांचवा आप देखो अगर इसमें, ठीक है, हम इन चीजों को देख रहे हैं, अगर आप देखोगे तो ये 2 जिले आपको साफ साफ दिख रहे होंगे, अलीराजपुर और झाबुआ। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो अलीराजपुर, अलीराजपुर नीचे है, झाबुआ ऊपर है। तो अलीराजपुर जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। छठा अगर देखें तो यहां पर झाबुआ, जो झाबुआ है वो किसके साथ, गुजरात और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। दूसरी हमने चीज देखी, यूपी के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं, तो हमने बोला 14। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ देखा कितने, तो हमने बोला 7। महाराष्ट्र के साथ कितने, तो महाराष्ट्र के साथ हमने देखा 10। गुजरात के साथ कितने, तो गुजरात के साथ हमने देखे 2। और उसके बाद हमने कौन सा देखा यहां पर, राजस्थान, तो राजस्थान के साथ भी 10। अब आप क्या एक बार खुद से जो हमने चीजें देखी थी उसको एक बार रिपीट करिएगा कि यूपी से कौन कौन से जिले लगते हैं। तो ऊपर से याद करिएगा जहां से राजस्थान की सीमा लगती है, हमने देखा था मुरैना, मुरैना के बाद हमने देखा था भिंड, भिंड के बाद हमने देखा था दतिया, दतिया के बाद हमने देखा था यहां पर शिवपुरी, शिवपुरी के बाद अशोकनगर, अशोकनगर के बाद गर्दन खत्म हो रही है, कंधा आ गया मध्य प्रदेश का, और अशोकनगर के पश्चात हम देखें तो सागर, सागर के बाद देखें तो सागर के 6 जिले हमने देखे थे, उसमें से बस एक नहीं लगता, बाकी 5 लगते हैं, तो खुद सागर हो गया। सागर के बाद छतरपुर, टीकमगढ़, नेवाड़ी और पन्ना। पन्ना के बाद हमने देखा था सतना, रीवा, मऊगंज, और फिर लास्ट जो है वो हमने देखा था सिंगरौली। ठीक है, तो हमने 14 जिले देखे थे, इनको आप एक बार रिवाइज करिएगा, 2 से 3 बार जो है आप मैप में इसको बनाइएगा, या मैप देखिए बेसिकली आपसे मैप नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको कल बताया था लास्ट क्लास में कि आप कैसा मैप बना सकते हो, एक जहाज जैसा बना लो और उसमें बस लोकेट कर लो। बस हमें क्या चीजें डाटा याद करनी है, तो लोकेट करते हुए पढ़ोगे तो लंबे समय तक हमें याद रहेगा। तो 14 देखे थे, 7 हमने देखे थे कौन कौन से, खुद सिंगरौली हो गया। उसके पश्चात हमने देखा था सीधी, सीधी के बाद हम मुड़े थे, ठीक है, अगर हम बात करें तो सीधी के बाद हमने देखा था शहडोल, फिर अनूपपुर, अनूपपुर के नीचे डिंडोरी, फिर मंडला और फिर बालाघाट। बालाघाट से ही हम देखते हैं कि ये छत्तीसगढ़ से भी लगता है और उसके बाद महाराष्ट्र से लगता है, तो महाराष्ट्र में हम बालाघाट से जाएंगे, बालाघाट। उसके बाद उसके बगल में हमने देखा था शिवनी, शिवनी के बगल में हमने देखा छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से ही अलग हुआ था पांडुरना, पांडुरना के पश्चात बैतूल, बैतूल के पश्चात देखोगे तो खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर। ये हो गए 10 जिले। गुजरात से देखोगे तो अलीराजपुर और झाबुआ, अलीराजपुर और झाबुआ, अलीराजपुर नीचे है जो महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा में लगता है, और झाबुआ जो है वो गुजरात और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है। तो अलीराजपुर, झाबुआ। झाबुआ से हम राजस्थान की बात करेंगे तो 10 जिले, झाबुआ, फिर रतलाम, रतलाम के बाद मंदसौर, नीमच, नीमच के साथ वापस मुड़ जाओ, मंदसौर आ गया, मंदसौर के बाद आगर मालवा, फिर राजगढ़, राजगढ़ के बाद गुना, फिर वापस से शिवपुरी, शिवपुरी के बाद श्योपुर और मुरैना। तो हमने ये देखा कि जो कुल यहाँ पर जिले जो है वो लग रहे हैं, तो अगर आप इसको थोड़ा सा जोड़े तो कितना हुआ, 14, 7, 21, 31, फिर 33 और 10,
43, तो 43 जिले लगते हैं, तो 43 जिले नहीं लगते हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमने यहां पर कुछ जिलों को डबल डबल काउंट किया है, जैसे झाबुआ को हमने काउंट किया, अलीराजपुर को डबल काउंट किया, उसके बाद हमने महाराष्ट्र से जो है वो यहां पर बालाघाट को यहां पर काउंट किया, और उसके अलावा सिंगरौली, और फिर हमने शिवपुरी और मुरैना को भी काउंट किया था। तो हम यहां पर देखें, हमने 6 जिले देखे थे जिनको हमने यहां पर डबल काउंट किया है। तो अगर हम ये देखें कि मध्य प्रदेश से, अब आपको ये नंबर याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको जिले याद हैं तो ऑटोमेटिक आप ये बता सकते हो कि कितने ऐसे जिले हैं जो अन्य राज्यों से सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं, तो 43 में से 6 माइनस कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा, 37 जिले हैं। 37 जिले जो है वो यहां पर सीमा साझा करते हैं किसके साथ, अन्य राज्यों के साथ, ठीक है। ये 6 जो है हमने इसको डबल काउंट किया था, ठीक है। जैसे महाराष्ट्र में हमने बालाघाट को इधर भी काउंट किया, इधर भी काउंट किया, तो एक एक हमने यहां पर कम कर दिया। तो 6 हमने देखे थे, ये 6 कौन कौन से थे, तो ये देखे थे मुरैना, शिवपुरी, सिंगरौली, बालाघाट, अलीराजपुर और झाबुआ। तो अब ऐसे कितने जिले जो है जो आंतरिक हैं, मतलब जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते, तो 55 में से 37 माइनस कर दो, ठीक है। अगर यहां पर देखें तो 15 में से 7 गए 8, और 4 में से 3 गए 1, 18 जिले जो है वो क्या है, आंतरिक है। कुछ बुकों में आपको थोड़ा सा गड़बड़ी दिखेगी, कुछ ने 19 छाप के रखे हैं, कुछ ने 17 छाप के रखे हैं। हम प्रैक्टिकली चीजों को देख रहे हैं, हम सामने देख रहे हैं। अगर वो नंबर हमें समझ में नहीं आ रहा है तो बस कुछ नहीं करना है, आप तो इस प्रकार से नंबर निकाल सकते हो। तो यहां पर 18 जिले कैसे हैं, ये 18 जिले आंतरिक जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते। तो आज जो हमने पहली चीज देखी वो क्या देखा, यहां पर जिलों की बात कर ली, वो जिले जो अन्य राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। अब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति की अगर बात करें, दूसरी बात हमने देखी थी, जो राज्य यहां पर साझा कर रहे थे छत्तीसगढ़ के विभाजन के पूर्व और छत्तीसगढ़ के विभाजन के पश्चात, ठीक है। अब दूसरी बात हम ये देखते हैं कि जो भारत है वो भारत कहां पर आता है, तो थोड़ा सा ज्योग्राफी में जाएंगे और हम ये देखेंगे जो भारत जो है वो एक देश है हमारी पृथ्वी पर, और इस पृथ्वी को जो है उसमें लोकेशन के लिए यहां पर कुछ रेखाएं बनाई गई हैं, कुछ यहां पर बिंदु मान निर्धारित किए गए हैं। पृथ्वी को ऊपर और नीचे की ओर 2 बराबर भागों में बांटा गया है, और इसको उत्तर और इसको दक्षिणी गोलार्ध बोला गया है। भारत की स्थिति देखें तो कहां पर आती है, उत्तरी गोलार्ध में। हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जब आप भूगोल पढ़े तो वहां पर अक्षांश पढ़ेंगे, आप ये देखोगे कि कुछ यहां पर रेखाएं बनाई गई हैं या कुछ अक्षांश बनाए गए हैं। तो यहां पर जो अक्षांश खींचे गए हैं उनको उत्तरी अक्षांश बोला जाता है। तो 1 से 90 तक के अक्षांश उत्तर की ओर है, 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, और ऐसे ही 0 से 1, 2, 3 करते हुए 90 दक्षिण अक्षांश है। भारत की स्थिति यहां पर कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो ये उत्तरी अक्षांश में आता है। उसके बाद अगर देखें तो पृथ्वी को सिर्फ ऊपर और नीचे के नहीं, साइड में भी बांटा गया है, वो पूर्व और पश्चिम में भी बांटा गया है। तो ये भाग पूर्व रखा गया है और ये भाग पश्चिम रखा गया है। भारत की स्थिति अभी भी कहां पर है, तो भारत की स्थिति जो है वो पूर्व में आती है। तो भारत जो है वो उत्तर और पूर्व में आता है, और यहां पर जो है ऐसी कुछ यहां पर आड़ी लाइनें खींची गई हैं क्षैतिज स्थिति पर, और दूसरी जो है यहां पर कुछ खड़ी लाइनें खींची गई है जिनको बोला गया है देशांतर। तो यहां पर 180 जो है वो पूर्व की ओर खींची गई है और 180 जो है वो पश्चिम की ओर खींची गई। तो यहां पर 180 डिग्री तक पूर्वी देशांतर है। भारत की स्थिति कहां पर है, पूर्वी देशांतर पर है। और ऐसे ही अक्षांश की बात करें तो भारत की स्थिति कहां पर है, यहां पर उत्तरी अक्षांशों पर है। तो अगर हम भारत की थोड़ी सी बात करें, ठीक है, मध्य प्रदेश की स्थिति को अगर हमें देखना है अक्षांश और देशांतर के आधार पर, तो जो हम पहली बात देखेंगे वो ये देखेंगे कि भारत को अगर हम देखें तो भारत की ये जो सीमा है, जो विस्तार है, अक्षांश के आधार पर देखें तो ये जो विस्तार है, ये जो हम ये देख रहे हैं कन्याकुमारी, ये कन्याकुमारी का अगर देखें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट पर लगता है, और इसका विस्तार अगर ऊपर की ओर देखें तो 37 डिग्री 6 मिनट तक है। इसके साथ हम इसको लिखेंगे क्या, उत्तरी अक्षांश। उत्तरी गोलार्ध में है तो उत्तरी अक्षांश। ऐसे ही ये भी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी ही रहेगा। दक्षिण भाग जो है पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में आता है, इसलिए हम इसको उत्तरी अक्षांश ही बोलेंगे।
हम बहुत ज्यादा इसमें डीप नहीं जा रहे हैं। जब आप अक्षांश और देशांतर को पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि अक्षांश और देशांतर क्या है, ठीक है। और इसको बहुत ज्यादा डीप में जाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि थोड़ा सा एक अलग ही पूरा टॉपिक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अक्षांश और देशांतर को समझना है, ठीक है, तो आप चाहें तो इस लेक्चर वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अक्षांश और देशांतर को लेकर हम एक अलग से वीडियो आपके लिए लेकर आए। यकीन मानिएगा, एक बार अगर अक्षांश और देशांतर को भी आपको बता दिया गया तो मैं गारंटी देता हूं कि लाइफ में आप अक्षांश और देशांतर भी कभी नहीं भूलेंगे। वो कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया, इतना मजेदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि लाइफ में अगर एक बार वो समझ में आ गया ना तो दोबारा कभी भी जीवन में भूलने वाला नहीं है। साथ में पृथ्वी की किस प्रकार की स्थिति है, अगर पृथ्वी की स्थिति को हमने समझ लिया, ठीक है, तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। इतना प्यारा, इतना बेहतर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर जो भारत है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसी प्रकार हम देखें तो भारत जो है वो पूर्व में आता है। तो भारत की ये जो पूर्वी और पश्चिमी, तो पश्चिमी भाग जो है वो यहाँ पर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। ये पश्चिम भी जो है वो पूर्वी देशांतर ही कहलाएगा। हमने बोला 0 डिग्री खींचा गया है, यहां से 1 2 3 4 5 6 से लेकर 180 डिग्री तक रेखाएं खींची गई हैं पूर्व की ओर, ठीक है। हमने ये डिस्कस किया था कि पूर्व की ओर जो है वो यहाँ पर कितनी रेखाएं खींची गई हैं, ये 1 2 करते हुए तो यहाँ पर 68 आती है और 68 के बाद थोड़ा सा और आगे आ रही है तो हमने इसको बोला 68 7, और ये कहां तक जा रही है तो 97 डिग्री 25 मिनट तक जो है ये रेखा जा रही है। तो हमने ये स्थिति को बोला है, ये हमारी 68 से 97, और ऐसे ही अगर उत्तर की ओर जाएं तो 1 2 3 करते हुए यहाँ पर 8 डिग्री पे आ रहा है और 8 डिग्री से थोड़ा आगे 8 डिग्री 4 मिनट पर है, और इसकी जो सीमा है वो कहां तक है तो 37 डिग्री तक हमने देखी है। तो ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है कि 37 डिग्री 6 तक 68 60 से पूर्वी देशांतर से लेकर ये कहां तक है भारत, यहां पर 97 25। अब मध्य प्रदेश भी जो है वो इसी का भाग है। तो मध्य प्रदेश की स्थिति भी कहां पर आएगी, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में और उत्तरी अक्षांश में। और इसी प्रकार अगर हम पूर्व की ओर बात करेंगे तो पूर्वी देशांतर में पूरा का पूरा ये आएगा। अगर भारत आ रहा है तो मध्य प्रदेश भी उसी देशांतर पर आएगा। तो अगर मध्य प्रदेश का विस्तार देखें तो यहां से अगर अपन बात करें, ठीक है, ये विस्तार है पूर्वी देशांतर का और ये विस्तार है किसका, यहां पर अक्षांशों का। ऐसे उत्तर की ओर जाएंगे और ऐसे पूर्व की ओर जाएंगे। तो अगर हम देखें तो 68 7 यहां से लग जाता है। मध्य प्रदेश जो है वो 74 डिग्री से लगता है, 74 डिग्री 9 मिनट से लगता है, और इसका विस्तार जो है वो कहां तक है 82 डिग्री 48 मिनट तक है। 82 डिग्री 48 मिनट तक है। 1 डिग्री यहां पर अपन ने कितना मान लिया, 60 मिनट का मान लिया, ठीक है। तो 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर में मध्य प्रदेश का विस्तार है। अक्षांश और देशांतर स्थिति के आधार पर इसकी लोकेशन हम देख रहे हैं। अक्षांश और देशांतर मुख्य रूप से जो है वो किसी भी स्थान की लोकेशन को बताने के लिए, उसकी स्थिति को बताने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। दूसरा, अगर मध्य प्रदेश का विस्तार जो देखें वो उत्तरी गोलार्ध में देखें तो कहां से कहां तक है तो 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट तक जो है कहां उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में ये फैला हुआ है। तो उसका दक्षिण जो पॉइंट है, सबसे दक्षिणी पॉइंट है वो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, क्योंकि पूरा का पूरा मध्य प्रदेश उत्तरी गोलार्ध में ही आता है इसलिए हम उत्तर ही लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहां पर क्या किया गया है, ठीक है, यहां से 8 आ रही है, 9 10 11 12 13 14 21 डिग्री के ऊपर जो है यहां पर मध्य प्रदेश लग रहा है। तो जो दक्षिणी बिंदु है मध्य प्रदेश का वो 21 डिग्री 6 मिनट पर लगता है, जबकि इसका उत्तरी बिंदु जो है वो 26 डिग्री 30 मिनट, यहां तक उसका विस्तार हमें दिखाई देता है। हम थोड़ा सा मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश के मैप में आ जाते हैं। हमने क्या बोला, मध्य प्रदेश का कौन सा जो है वो सबसे दक्षिणी जिला है, तो जो दक्षिणी जिला है, जो विस्तार है वो हम कौन सा देखते हैं, बुरहानपुर। बुरहानपुर जो है वो दक्षिणी जिला है और इसी की जो सीमा है वो कहां पर लगती है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में लगती है। इसी प्रकार बात करें कि उत्तर में कितना विस्तार है तो कहां तक विस्तार है, तो ये जो पॉइंट यहां पर खत्म हो रहा है उसमें कौन सा जिला लग रहा है, मुरैना। तो सबसे जो उत्तरी बिंदु वाला जिला है वो कौन सा है, मुरैना। और ये किस अक्षांश पर खत्म होता है तो 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जो है वो यहां पर खत्म हो रहा है। इसी प्रकार अगर हम इसका पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार देखें तो ये इसका पश्चिम बिंदु है और ये इसका पूर्व बिंदु है। तो अगर हम यहां पर किसकी बात करें, पश्चिम बिंदु की बात करें, तो पश्चिम बिंदु का जो विस्तार है वो
74 डिग्री 9 मिनट पर है। कौन सा जिला आएगा? तो पश्चिमी जो जिला है वो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? अलीराजपुर है, जो 74 डिग्री 9 मिनट से शुरू होता है। और अगर हम पूर्वी जिला देखें तो सबसे पूर्वी जो बिंदु है वो कहां पर खत्म होता है? 82 डिग्री 48 मिनट पर खत्म होता है पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर के रूप में इसको जाना जाएगा। कई बार इसको इंग्लिश में बस ईस्ट लिख दिया जाता है, ईस्ट यहां पर लॉन्गिट्यूड के रूप में जाना जाता है, पूर्वी देशांतर। और जिला कौन सा है? सिंगरौली। तो हमने मध्य प्रदेश के और भी कुछ पॉइंट देख लिए। उत्तरी बिंदु जो है वो मुरैना जिला है, दक्षिणी बिंदु बुरहानपुर है, पश्चिमी जो बिंदु है वो अलीराजपुर है जो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। ठीक है, और साथ में अगर हम देखें तो इसका जो पूर्वी बिंदु है वो 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर पर है। ठीक है, अगर आपको किसी भी प्रकार के स्क्रीनशॉट लेना है, अगर आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पर हट जाता हूँ। जो अदर चीजें हमने देखी है यहाँ पर उसको भी हम देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इसके बाद अगर अपन देखें तो जो हमने अक्षांश और देशांतर की स्थिति देखी, ठीक है, उसके अलावा हमने भारत की स्थिति को लेकर भी बात की है। तो आप भारत की स्थिति को लेकर जो है इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन चर्चा करें तो यहां पर जो अगला पॉइंट हमने देखा था वो ये देखा था कि कौन कौन से जिले, कितने जिले जो है वो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, उसमें हमने कुछ ये जिले देखे थे। पहले इसको अपन ने इस प्रकार से समझा था। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने हिसाब से आप अपने नोट्स को जो है वो यहाँ पर बना सकते हो। मैंने आपको तरीका बता दिया है कि किस प्रकार से चीजों को पढ़ा जा सकता है, और इसके अलावा जो है वो आप इस प्रकार से लोकेट कर सकते हो। कल भी मैंने ये बोला था कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे मैप नहीं बनता है तो कुछ नहीं करना है। ये बनाया जहाज, ये इस प्रकार से इसको निकाला, एक हाथ निकल गया। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि यहाँ पर बुरहानपुर, ये बैतूल निकला। इधर से हमने क्या किया, इसकी गर्दन बनाई, ये एक हाथ निकाला, ये यहां तक गया और फिर इसको मोड़ दिया। ठीक है, अगर हम ये देखें तो ये हमारा मध्य प्रदेश का मैप तैयार हो गया। जहाज है टाइटैनिक जैसा, समझ लो, जैसा टाइटैनिक मत मानना टाइटैनिक, क्योंकि हमें डुबोना नहीं, हमें हमेशा याद रखना है। आज हम वैसे भी टाइटैनिक इसलिए भी बोल सकते हैं कि टाइटैनिक हमें आज भी याद है। ठीक है, और टाइटैनिक को माना ही गया था क्या, कि मुख्य रूप से कभी ना डूबने वाला जहाज। तो मेरा ये मानना है कि आप मध्य प्रदेश को यही मानकर जो है इस प्रकार से मैप बनाएं और लोकेट करें यहाँ पर चीजों को। ठीक है, तो आप चाहो तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, तो आप ये जो है इन चीजों को अच्छे से देखें, पढ़ें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, एक जो पॉइंट हमारा बच गया है वो ये बचा है कि कौन कौन से ऐसे, अभी हमने अक्षांशों की बात की थी, तो अक्षांशों से हमने देखा था कि अक्षांश में जो है यहाँ पर हमारी जो पृथ्वी है वो 23 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, 23.5 डिग्री जो है वो झुकी हुई है, और उस आधार पर एक रेखा बनाई गई है। उन्हीं अक्षांशों के आधार पर, जैसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, 1 डिग्री अक्षांश रेखा, एक रेखा है ना, जो बिंदु 1-1 डिग्री से जा रहे हैं उन सारे को जोड़कर एक रेखा बनाएगी। ऐसे ही हम ये देखते हैं कि 23 डिग्री पर हम इसको थोड़ा सा रफ कर रहे हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अगर आपके काम की चीज आपको ऐसा लग रहा है। हम ये देखते हैं कि 23.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है इसको यहाँ पर कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, और ये कर्क रेखा जो है वो भारत के लगभग मध्य से जाती है। और जब ये मध्य से जाती है तो सिर्फ मध्य से यहाँ पर जो है वो भारत की नहीं जाती है, ये मध्य प्रदेश के भी मध्य से जाती है। और हम देखें तो लगभग जो इसकी यहाँ पर रेखा किस प्रकार से जा रही, तो आप देखोगे तो ये गुजरात से, ठीक है, भारत के 8 राज्यों से जो होकर है कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, या तो आप भारत का मैप आपको याद हो, और अगर दिमाग में आता है तो आपको ऑटोमेटिक चीजें याद आ जाएंगी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहां पर पश्चिम बंगाल हो गया, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। अगर वैसे याद नहीं रहे तो आप एक ट्रिक याद रख सकते हो, क्या? मित्र पर गमछा झार। गमछा आप लोग जानते होंगे, एक प्रकार का टॉवेल जो यहाँ पर गले में पहना जाता है, गर्मी के समय पर नॉर्मली लोग पहनते हैं। मित्र पर गमछा झार। देखो यहाँ पर आप मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के अलावा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, और अगर मैप से ज्यादा बेटर आपके लिए है, ठीक है, हो सकता है आप ट्रिक भूल जाओ क्योंकि ये रटने वाली चीज है, लेकिन अगर आपको मैप थोड़ा सा इमेजिन कर पाओ तो इस इमेजिन के बेसिस पर मैं यही कहूंगा कि आप इसे याद रखें। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और फिर त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 जिले, 8 यहाँ पर राज्य जो है वो भारत के
किसमें आते हैं, कर्क रेखा पर आते हैं। अब चूंकि मध्य प्रदेश के भी ये मध्य से जा रही है, तो मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जैसे उसमें से एक जो है वो जिला मुख्य है, क्योंकि काल गणना को लेकर भी हम जानते हैं और कर्क रेखा को लेकर भी हम जानते हैं, तो उज्जैन से गुजरती है। तो कौन कौन से ऐसे जिले हैं, ठीक है, जिनसे होकर यहां पर कर्क रेखा गुजरती है, तो 14 जिले हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चीज को देख पाए या याद कर पाए तो थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको ट्रिक बनाने की कोशिश करिएगा। बाकी हम इस चीज को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप इसके बारे में सोचिएगा कि कौन कौन से जिलों से गुजर सकती है। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं, ये रतलाम से यहां से एंटर होती है और यहां पर शहडोल से यहां पर निकल जाती है। अब आप यहां पर क्या करो, एक लाइन बनाकर एक अनुमानित जो है वो ये बताने की कोशिश करो कि कितने ऐसे जिले हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरेगी। आपने अगर जिले आपको याद है तो लगभग एक अनुमान जो है आप लगा दोगे। ठीक है, आपको इतना समझ आ जाएगा कि बैतूल, खंडवा, खरगोन, हरदा इनसे तो नहीं गुजरती होगी। कई बार आपके सवाल जो है वो वनडे एग्जाम में बनते हैं और बने भी हैं, बहुत सारे बने हैं, कई बार बने हैं। हर साल किसी ना किसी जो भी एमपी में एग्जाम हुए उसमें हर बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया कि इनमें से किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती। ठीक है, तो आप एक अनुमान के रूप में बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी चर्चा करेंगे या फिर कमेंट करेगा कि कौन कौन से जिले हैं और कितने जिले हैं जिनसे यहां पर कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजर रही है, या ऐसा कौन सा संभाग है जिसके सारे जिलों से, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा संभाग है जिसके सारे जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हैं, ठीक है, और आपको इसके बारे में जानकारी है तो कमेंट में हमें बताएं। ठीक है, इसी के साथ हम इस लेक्चर का यहीं पर समापन करते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई ट्रिक के साथ, नई उमंग के साथ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, आप तैयारी करते रहें और आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।